नमस्कार, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूँ पीसी एस्ट्रो पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार सर। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन जेमिनी एसेंडेंट के ऊपर। जो हमारा जो सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं कारक कारक योग कारक ग्रह की अलग अलग लग्न के लिए, एसेंडेंट्स के लिए। इससे पहले हमने एक कॉमन वीडियो बनाया था जिसमें सभी पॉइंट्स लिए थे, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए थे योग कारक के। फिर उसके बाद हमने एरीज लग्न के लिए लिया, टॉरस लग्न के लिए लिया, और आज हम जो बात करेंगे वो मिथुन लग्न के लिए बात करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रशांत जी। जी, बिल्कुल। क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? हाँ सर। ओके। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जेमिनी लग्न है, मिथुन लग्न की कुंडली है ये। तो इसके लिए कौन से प्लैनेट जो है, जो मित्र प्लैनेट होंगे? पहले तो लग्न का जो स्वामी है वो बुध है। तो बुध के लिए अगर हम देखें तो पहला घर और चौथे घर का मालिक है। जो सातवें घर और 10वें घर का मालिक है वो गुरु है। और यहाँ पर पंचमेश और 12वें भाव का स्वामी जो है, पंचम भाव और 12वें भाव का स्वामी जो वीनस है। मून सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सूर्य यहाँ पे थर्ड हाउस का लॉर्ड है। मंगल त्रिक हाउस का लॉर्ड बन गया है यहाँ पे, जो कहें कि हम इनऑस्पिशियस रिजल्ट देगा सिमिलरली टू सूर्य। और मून यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है एज पर क्लासिकल टेक्स्ट। तो जैसे कि हमने देखा कि सूर्य यहाँ पे थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो ये इनऑस्पिशियस हुआ। मून यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड होके एक मार्क की तरह काम करेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लियर नहीं है, जैसे कि हमने वीनस के या टॉरस के लिए हमने देखा था। मार्स यहाँ पे छठे और 11वें भाव का लॉर्ड है, जो कि एक्सट्रीमली इनऑस्पिशियस रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे मरकरी देखें तो लग्न का और चौथे भाव का लॉर्ड है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रशांत जी से ये पूरी चर्चा के बाद की लाइक जो केंद्राधिपति योग जो यहाँ पे लगता है, क्योंकि मरकरी यहाँ पे केंद्र का स्वामी है। तो ये क्योंकि केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है, तो ये ऑस्पिशियस रिजल्ट तो नहीं देगा। और जुपिटर यहाँ पे 7वें और 10वें घर का मालिक है, तो ये फर्स्ट रेट का जो बेनिफिट बोल सकते हैं होना चाहिए। और इस लग्न के लिए इनऑस्पिशियस है। और यहाँ पे वीनस का जो रोल है 5वें और 12वें भाव का स्वामी है, तो 5वें भाव का त्रिकोण का स्वामी है, जिसको हम ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा। 12वां घर न्यूट्रल हो जाता है। वैसे अगर हम सैटर्न देखें तो सैटर्न 8वें और 9वें घर का स्वामी है, क्योंकि ये 9वें घर का त्रिकोण का स्वामी है, तो ये ऑस्पिशियस रहेगा और 8वें घर का होके ये न्यूट्रल रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एसोसिएशन विद द केंद्र लोडा, तो ये प्रशांत जी आप इसमें बताएंगे कि किस तरह से इसके रिजल्ट होंगे अभी ये। क्योंकि क्लासिकल टेक्स्ट अगर बोलते हैं तो बोलते हैं कि क्योंकि ये 8वें घर का भी स्वामी बन जाता है शनि, राइट? जी, जी। तो ये क्या राजयोग में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा क्योंकि वो लग्नेश का मित्र भी है हम्म। और शनि और बुध की परस्पर अति मैत्री है। अति हम्म। मित्र होते हैं ये एक दूसरे के। तो सैटर्न यहाँ राजयोग कारक ग्रह बनता है। सैटर्न वैसे भी 8वें घर का कारक होता है, तो 8वें घर के कोई खास दुष्परिणाम सैटर्न नहीं देता। हम्म। और केंद्राधिपति की बात आपने की, केंद्राधिपति योग की बात, तो केंद्राधिपति योग पे कभी सेपरेट चर्चा करेंगे, उसके हम्म। लिए एक अलग से वीडियो बना के। इसमें सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि लग्नेश को केंद्राधिपति होने का दोष नहीं लगता। हम्म। और जैसे जुपिटर है जो केंद्राधिपति दोष बना सकता था, हम्म। जो कि 7वें घर का स्वामी है। हम्म। द्विस्वभाव राशियों में, द्विस्वभाव लग्नों में हम्म। 7वें घर का लॉर्ड जो होता है वो मारक बनता है। राइट। और जुपिटर बट केंद्र में बैठा नहीं है, जुपिटर केंद्र से बाहर है। हम्म। इसलिए यहाँ पे केंद्राधिपति योग का प्रभाव लगभग ना के बराबर है। हम्म। जुपिटर उच्च का भी है। जुपिटर रेट्रोगेट जरूर है, बट जुपिटर पे बेनिफिशियल प्लैनेट, दो दो बेनिफिशियल प्लैनेट का एस्पेक्ट जा रहा है, वीनस और मरकरी। हम्म। और मार्स खुद भी उच्च का होके उसको देख रहा है। हम्म। तो यहाँ जुपिटर के बेनिफिशियल रिजल्ट भी मिलेंगे। हाँ, 7वें का स्वामी होके सेकेंड हाउस में जाके बैठने पे मारक प्रभाव इनको देगा। निश्चित रूप से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, जीवन से संकट उत्पन्न करेगा, लेकिन जुपिटर के कारक क्षेत्र में आने वाली समस्त चीजें इनको प्राप्त होंगी। हम्म। जुपिटर 10th हाउस के भी काफी अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि
टेंथ हाउस का स्वामी उच्च का होके जाके सेकेंड हाउस में बैठा, ये काफी अच्छी बात है। तो हम्म। वो सारे रिजल्ट जुपिटर अपने देगा। बट जो बोलते हैं ना लिविंग थिंग, हम्म। कोई ग्रह मारक है या अकारक है, तो वो लिविंग थिंग को नुकसान जरूर पहुंचाता है, जैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य को, व्यक्ति के जीवन को, या संबंधित रिलेटिव्स को हम्म। ये नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। बट उसके कारक क्षेत्रों में जो भी चीजें आती हैं, जैसे जुपिटर गृहस्थ जीवन का कारक है, हम्म। भौतिक संसाधनों जैसे धन का कारक है जुपिटर, तो ये सारी समस्त चीजें, विवेक, ज्ञान, बुद्धि, ये सारी चीजें प्रदान करेगा। हम्म। मंगल, जैसे इसमें मंगल को हम सर्वथा अकारक मानते हैं क्योंकि वो छठे और 11वें का स्वामी बनता है। हम्म। मंगल की जब भी दशा अंतर दशा चलेगी, शारीरिक पीड़ा, रोग, व्याधि और झगड़े विवाद, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पर मंगल के कारक तत्वों में आने वाली सारी चीजें मिलेंगी अगर मंगल मजबूत होगा तो। साहस, पराक्रम, शत्रुओं का सामना करने की क्षमता, ये सारी चीजें भी मंगल देगा। प्रशांत जी, मैं आपको एक एक मिनट के लिए रोकूंगा। जैसे हमने जुपिटर की बात की थी, ये मारक का भी रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चंद्र सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और गुरु सेवेंथ हाउस का सेकेंडरी मारक होके सेकंड हाउस में जाके बैठा है। राइट। तो ये जी दो जो प्लैनेट हो गए वो मारक हो गए। तो जैसे हम जी बात कर रहे हैं, आपने फिजिकल और सॉरी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की बात की थी, तो यहाँ पे मून उसको वेल्थ भी देगा, लेकिन मारक का भी काम करेगा। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। यस, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। और जुपिटर इसमें मारक प्रभाव देगा भी क्योंकि बुध जो है बृहस्पति को शत्रु मानता है। हम्म। बृहस्पति बुध को शत्रु नहीं मानता, इसलिए जो जुपिटर के लग्न होते हैं उसमें जब मरकरी सातवें घर का लॉर्ड बनता है, हम्म। तो जुपिटर चूंकि बुध को शत्रु नहीं मानता, बुध को सम जैसा व्यवहार करता है, इसलिए मरकरी के कुछ खास निगेटिव रिजल्ट उसमें देखने को नहीं मिलते। बट इस लग्न की कुंडली में, जो हम्म। कन्या और मिथुन लग्न की कुंडली होती है, इसमें जुपिटर के कुछ निगेटिव परिणाम मिलते हैं क्योंकि उनको बुध का सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि हम्म। बुध शत्रु जैसा व्यवहार करता है जुपिटर के साथ। हम्म। और शुक्र इसमें राजयोग कारक ग्रह बनेगा क्योंकि बुध का मित्र है। हम्म। शनि भी बनेगा क्योंकि वो बुध का मित्र है। और शुक्र पंचम हाउस के साथ साथ ट्वेल्थ का भी पूरा परिणाम देगा, हम्म। जैसे शनि नवम के साथ साथ आठवें का भी पूरा परिणाम देगा। हम्म। और सूर्य जो कि बुध का मित्र है, वो यहाँ इस कुंडली में तटस्थ हो जाता है क्योंकि वो थर्ड का स्वामी बनता है। हम्म। है तो वो नकारात्मक हाउस का स्वामी, बट बुध का क्या मित्र होने के कारण वो तटस्थ हो जाता है, वो नकारात्मक परिणाम नहीं देता है। राइट। तो हमने बात कर ली है सभी प्लैनेट्स की। करेक्ट। सभी प्लैनेट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आप इसमें सूर्य का कैसे रोल देखेंगे? जैसे थर्ड हाउस का है ये, एक त्रिशडाय हाउस है। जी, सूर्य थर्ड हाउस का है, बट सूर्य देखिए इसमें नवम में बैठ के सूर्य अपने घर को देख रहा है, अपने भाव को। हम्म। तो हम ऐसा कहते हैं कि कोई भी लॉर्ड अगर अपने हाउस को देखे तो उस घर को बल प्राप्त होता है। राइट। और नवम भाव में सूर्य थोड़ा सा, नवम भाव के कुछ कारकत्व भी सूर्य के पास आते हैं। हम्म। नवम भाव में सूर्य अच्छा रिजल्ट करता है, भाग्य को प्रकाशित करता है। थर्ड हाउस में एस्पेक्ट डालता है तो व्यक्ति के साहस में वृद्धि करता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अगर प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठ के नवम हाउस को एस्पेक्ट करें तो ये ज्यादा बढ़िया है। बस एज कंपेयर टू कि अगर नाइन्थ में बैठ के थर्ड पे एस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि नाइन्थ में बैठ के अगर थर्ड पे एस्पेक्ट करेगा हम्म। तो नाइन्थ हाउस होता है पुरुषार्थ का, संघर्ष का, एफर्ट का। हम्म। अरे सॉरी, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस तो होता वो है। थर्ड हाउस, हाँ, तो थर्ड हाउस के वो सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है, तो जीवन में थोड़े संघर्ष को भी बढ़ाएगा। जितने ज्यादा प्लैनेट थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे हम्म। उतना ज्यादा पुरुषार्थ तो होगा, बट एफर्ट भी उतने ही ज्यादा लगाने पड़ेंगे। हम्म। राइट। बाकी इसमें जैसे हम देखें तो नाइन्थ हाउस में सूर्य राहु के साथ है, हम्म। और इनकी डिग्री भी काफी क्लोज ही है, लगभग 10 डिग्री के अंदर में ही है।
तो ये थोड़ा सा सन पे राहु का भी इफेक्ट जो है आएगा। हालांकि राहु को हम यही मानते हैं कि वो किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो उसके रिजल्ट को एम्पलीफाई कर देता है, बट ये सूर्य पे ग्रहण लगाता है, जो कि ऐसा माना जाता है कि सूर्य पे ग्रहण, राहु सूर्य पे ग्रहण लगाए या चंद्र पे ग्रहण लगाए, ये ऐसा माना जाता है कि 42 वर्ष तक इसका प्रभाव रहता है। 42 वर्ष के बाद इसका प्रभाव जो है, उम्र के 42 वर्ष के बाद इसका प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाता है, या हाँ, यूं कहें खत्म ही हो जाता है। तो प्रशांत जी, मैं एक पॉइंट लेना चाहूंगा यहाँ पे कि सबसे पहले हमने क्लासिकल टेक्स्ट की बात की, फिर आपने उसकी बात की कि इसमें कौन सा मारक और कौन सा ग्रह राजयोग में शामिल होगा। अब हम जो चर्चा में जा रहे हैं वो एक इस चार्ट विशेष के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इस पर्टिकुलर कुंडली में जो मोरारजी देसाई जी की कुंडली है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सूर्य राहु से प्रभावित हो रखा है, राहु केतु के एक्सिस पर है। आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट? ये दर्शकों के लिए मैसेज है, राइट? जी जी। तो इसमें हम एक और चीज देखें, सन हमने जिससे बात कर ली, मून जो है, मून बहुत स्ट्रांग दिख रहा है जी। और इसमें हम देखें कि जो 3 प्लैनेट हैं, जुपिटर एक्सोल्टेड है, सैटर्न एक्सोल्टेड है, मार्स एक्सोल्टेड है। जी बहुत अच्छी कुंडली दिख रही है। जी बिल्कुल। बट ये कुंडली संघर्षों से भरी हुई कुंडली है, क्योंकि केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है। और जो भी ग्रह हैं उनका इफेक्ट आप देखिए, 3 ग्रहों का प्रभाव 8th हाउस में है। 8th हाउस भी जीवन में संघर्षों को बढ़ाता है। और 3rd हाउस में भी 4 ग्रहों का इफेक्ट जा रहा है। 2 ग्रह वहां बैठे हैं, 2 ग्रह वहां आस्पेक्ट डाल रहे हैं। इवन मंगल की भी दृष्टि जा रही है 3rd हाउस पे। तो ये ज्यादा से ज्यादा एफर्ट में लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पौरुष करवाएंगे। तो ये ऐसा आप कह सकते हैं कि इसमें संघर्ष भी ज्यादा रहेंगे, कुंडली मजबूत भी है। और हम जैसे यहाँ पे देखें कि जैसे हम कहते हैं कि उनकी जो दशा आई थी, जैसे हम देखा था कि सैटर्न ने किस तरह से रोल प्ले किया, जो हम लोग, मैंने एक पॉइंट लिया था आपके साथ में कि सैटर्न राज, ये वैसे योग कारक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये राजयोग बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नवे का स्वामी होके ये पंचम भाव में गया है और 10वें और 7वें भाव के लॉर्ड को देख रहा है, जो कि एक्सोल्टेड है और एक्सोल्टेड होके देख रहा है, राइट? और दोनों रिट्रोगेट है, पहली बात तो ये 1955 के लगभग उनकी जो महादशा चली थी वो शनि की चली थी। उस पीरियड में ये मेरे ख्याल से मिनिस्टर भी रहे थे, मिनिस्ट्री भी मिली थी उनको, और शायद डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, और बॉम्बे की शायद वो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, जो बॉम्बे स्टेट था पहले उस पीरियड में। और जब ये इनकी मरकरी की दशा कुछ 1975 या 74 के आसपास आई थी, ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे मरकरी की दशा में। तो यहाँ पे देखिए कि चौथे और 5वें घर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि एक कह सकते हैं कि जो बहुत उच्च पद पे पहुंचा देता है, वो काम कर रहा था अपने आप में। जी। उसमें कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे या कमेंट? टिप्पणी या कमेंट, जैसे आप देखें, सैटर्न रेट्रोगेट है, जुपिटर रेट्रोगेट है। जैसे पराशर जी कहते हैं कि शुभ प्लेनेट रेट्रोगेट होता है तो अति शुभ हो जाता है, और क्रूर प्लेनेट रेट्रोगेट होता है तो अति क्रूर हो जाता है। राइट। बल दोनों का बढ़ता है। राइट। तो हम ऐसा मानते हैं कि राजनीति में आने के लिए क्रूर प्लेनेट जो होते हैं, जो तामसिक प्लेनेट हैं हमारे, पापी ग्रह जिनको हम कहते हैं, उनका बलि होना काफी आवश्यक है। तो सैटर्न देखिए बलि हो रहा है, और 10th हाउस का लॉर्ड जो जुपिटर उच्च का होके वक्री है। हालांकि उच्च का ग्रह वक्री हो जाता है तो एक सूत्र ये भी कहता है कि अगर नीच का ग्रह वक्री हुआ तो उसको उच्च मानेंगे, उच्च का ग्रह वक्री हो जाएगा तो उसको नीच का मानेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लेता हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि जो आपने बोला था कि यहाँ पे देखो संघर्ष बहुत है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो केंद्र के अंदर अगर कोई भी अगर प्लैनेट नहीं है, बेनिफिक प्लैनेट नहीं है, तो संघर्ष बढ़ा देता है जिंदगी में, ठीक है? अब यहाँ पे आपने बोला कि सैटर्न जो कि जनता के भाव में बैठा है, और जनता का कह सकते हैं, ये सैटर्न जो रिप्रेजेंट करता है, जनता को रिप्रेजेंट करता है। इसने इनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट तक भी पहुंचाया, चीफ मिनिस्टर पोस्ट तक भी पहुंचाया, और मिनिस्ट्री भी मिली इनको।
और क्या हम जी। यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 12th लॉर्ड, सॉरी ये 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन हो रखा है यहाँ पर, देखिए 9th, तो ये क्या जी। कर्माधिकारी कुछ योग? बोल सकते हैं, हालांकि हर धर्म कर्माधिपति योग जुपिटर और सैटर्न के परस्पर एस्पेक्ट या म्यूचुअल युति से एस्पेक्ट्स है, बनता है। राइट। जी। वो कारक ग्रहों का योग है, मतलब जो काल पुरुष की कुंडली में जो कारक होते हैं धर्म और राइट। कर्म के, ये उनके संयोग से बनने वाला योग है। पर नाइन्थ और 10th का लॉर्ड अगर कंजंक्ट होते हैं या कहीं परस्पर दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो हम एक तरीके से इसको भी मानेंगे धर्म कर्माधिपति योग। बट इसमें सैटर्न का और जुपिटर का एस्पेक्ट बन नहीं रहा है। नहीं, सिर्फ सैटर्न देख रहा है, जुपिटर नहीं देख हाँ रहा। सिर्फ, हाँ तो इसको आंशिक आंशिक धर्म कर्माधिपति योग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर जुपिटर भी एस्पेक्ट डालता सैटर्न पे, तो ये पूरी तरीके से बनता। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कुछ मैं थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर जा रहा हूँ प्रशांत जी, कि ये जो वीनस मरकरी का जो कॉम्बिनेशन बना, जिन्होंने इनको ये प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचा है, और यहाँ पे जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगाई, तो जो छठा लॉर्ड है एक तरीके से देखें, क्या उसने रोल प्ले किया, एक्सोल्टेड भी है 8th हाउस में जाके? जी बिल्कुल। क्योंकि जो कहते हैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि हमने कहा था ना कि जो छठे भाव हम जो शत्रुता दिखाते हैं, एनिमी दिखाते हैं, वो काफी स्ट्रांग है, एक्सॉल्टेड है वो जी। चीज, तो उनको रिटेलिएशन जो जी मिला जी। होगा बहुत स्ट्रांग मिला होगा एनिमी से, राइट? वो चीज जी जी देखने को मिलती बिल्कुल। है, तो मार्च ने वो रोल प्ले किया, राइट? बिल्कुल। जी। तो शायद हमने सभी पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। योग कारक जो हम विशेष बिंदु देख रहे थे कि कौन से प्लैनेट इसमें योग में राजयोग में इन्वॉल्व होंगे, कौन से प्लैनेट राजयोग बनाएंगे, केंद्राधिपति योग की भी हमने थोड़ा सा बाउंड्री से टच किया उस पॉइंट को भी, कि इस कुंडली के लिए क्यों केंद्राधिपति योग नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बेनिफिक हैं मरकरी और जुपिटर, वो दोनों ही केंद्र के स्वामी होके बट केंद्र में नहीं है, राइट? तो इसलिए जी। केंद्राधिपति लगेगा नहीं, और क्योंकि जो भी प्लैनेट जो बेनिफिक प्लैनेट अगर स्पेशली लग्न का स्वामी होने के साथ साथ अगर तीनों में से किसी एक का स्वामी स्पेशली चौथे या 10वें घर का स्वामी हो, तो उसको केंद्रापति योग लगता भी नहीं है। तो इसमें मरकरी को वैसे भी नहीं लग रहा था। रहा बात इसमें जुपिटर की, तो जुपिटर केंद्र में है ही नहीं, तो ये केंद्राधिपति योग दोष से मुक्त हो गया है एज पर डेफिनेशन, जी। जी। राइट? तो आज हमने जो चर्चा की मिथुन लग्न के लिए, जेमिनी असेंडेंट के लिए चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली प्रशांत जी से। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपके कोई सुझाव है या प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनके समय के लिए, जो ये समय दे रहे हैं और अपना जो उनका पाराशरी नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी।